Hello everyone, and I'm Sakari अगेन। एंड कल हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इश्यूज के ऊपर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट और द इंस्टीट्यूशंस इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो कि नोडल एजेंसी है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। ये रिसर्च को सपोर्ट्स करता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, और हम बोल भी सकते हैं कि सपोर्ट करता है रिसर्च ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के अंदर। डीबीटी की अपनी एक स्ट्रैटेजी भी है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, जिसको बोला जाता है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। बायो यानी बायो से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होगी, चाहे वो फार्मा हो, सर्विस हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, इंफॉर्मेशन हो, सभी के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, जिसका टेन्योर 5 इयर्स का है, 2015 से 20, वो बात करती है। यहाँ पर कुछ अहम मुद्दे जिनके ऊपर बात की जाती है कि बायोटेक प्रोडक्ट्स आप बनाइए, अगर कोई बना हुआ है तो उसकी एफिशिएंसी को एनहेंस कीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, सेफ्टी होनी चाहिए, और अलग अलग कोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज आए फील्ड्स के अंदर, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फूड जिसमें एफएमसीजी की हम बात करते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसमें हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर जिसमें हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं, जिसमें अभी हमारे यहाँ रबड़ होती है और सरसों की बात की गई थी, लेकिन नहीं, अभी वो लागू है। अफोर्डेबल हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। क्रिस्पर, क्रिस्पर तो आई थिंक नहीं हो सकता, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर भी आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। एनवायरमेंटल सेफ्टी के अंदर क्लीन एनर्जी एंड बायोफ्यूल के अंदर बायो रेमिडिएशन करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लीन एनर्जी एंड बायोफ्यूल, जो हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन फ्यूल, फोर्थ जनरेशन फ्यूल, उनकी बायो मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चाहे वो फूड इंडस्ट्री क्यों ना हो, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री क्यों ना हो, हर किसी के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो कुछ कंसर्न्स भी हैं और कुछ फेवर्स भी हैं। तो अगर हम देखें कि क्या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हैं जीएम क्रॉप्स के, क्योंकि जीएम क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है और रिपोर्ट देती है ईयरली और 6 मंथली टू द पार्लियामेंट एंड टू द मिनिस्ट्री रिगार्डिंग द जीएम क्रॉप्स एंड द स्टेटस। तो ऐसा बोला जाता है अगेंस्ट में कि जीएम जो है ओनली वे टू प्रोड्यूस इनफ टू फीड द इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, और प्लांट जो है वो रेजिस्ट करते हैं पेस्ट, ड्राउट्स, वाटर सैलिनिटी, क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट क्रॉप्स उगा सकते हैं आप, फर्टिलाइजर पेस्ट का यूज कम हो जाता है। और क्रिटिसिज्म क्या है जीएम क्रॉप्स के, कि इन्वेजिव स्पीशीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार हमने देखा है कि कंटामिनेशन हो जाता है सोइल का, वाटर बॉडीज का। फिर हम देखते हैं एमेंजलिज्म आ जाता है, यानी एक क्रॉप जो है अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी क्रॉप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती है, डिस्टर्ब करती है। और कुछ एथिकल एंड सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि कुछ जीएम क्रॉप से जो हमारी बॉडी होती है उनके अंदर माइन्यूट पार्टिकल्स बीन्स के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। बट दैट इज currently not, we can say, a fact or an authoritative fact given by the government. तो बीटी कॉटन, हमारे यहाँ पर बीटी कॉटन है जो कि जीएम क्रॉप है, इंडिया के अंदर कल्टीवेट किया जाता है। बीटी कॉटन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बीटी ब्रिंजल, इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। रबड़ के ऊपर भी हम जीएम की बात करते हैं, सरसों के ऊपर भी हम जीएम की बात करते हैं, लेकिन करंटली वी हैव ओनली वन क्रॉप, दैट इज अ कैश क्रॉप बीटी कॉटन विच इज प्रोड्यूस्ड। और अगर हम देखें तो जीएम क्रॉप्स तो इंट्रोड्यूस की गई थी और डेवलप की गई थी बाय द यूएस कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है मोन्सांटो, एंड इंडियन फर्म महयोको। अब हम बात करते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। तो इसमें जीन्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो स्टेराइल सीड्स प्रोड्यूस कर सकें, जिनको सुसाइड सीड्स भी बोला जाता है। इस टेक्नोलॉजी को टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। आप प्लीज एक बार सर्च करके थोड़ा इसके बारे में डिटेल बता दीजिए। फिर एक दूसरी टेक्नोलॉजी, इसका नाम है आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा जो डीएनए डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर, उनके स्ट्रैंड्स को यूज किया जाता है एक नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। और जब दो डीएनए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के
इन्फ्यूज किए जाते हैं तो उसमें आरएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बायोसिंथेटिक इंसुलिन, इसको इस तरीके से आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया जाता है, जिसमें आप प्लेस करते हैं ह्यूमन इंसुलिन डीएनए को बैक्टीरियम डीएनए के अंदर, दोनों को इन्फ्यूज करके तब आप बॉडी के अंदर होस्ट करते हैं, ताकि जो होस्ट बैक्टीरिया है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री के तौर पे काम करे। यानी जो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है उसका डीएनए, आपका डीएनए इंसुलिन का, दोनों को इन्फ्यूज किया, आपकी बॉडी के अंदर डाला, और जो बैक्टीरिया आपको प्रॉब्लम कर रहा था वही बैक्टीरिया आप इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, सेक्रीट करेगा। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज वैक्सीन के अंदर किया जाता है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी की बात हो, हेपेटाइटिस ए, बी, सी। ए को अगर मेजर करना है तो वाया स्टूल, बी को वाया ब्लड, सी को वाया, सी फैलती है वाया कॉन्टैक्ट। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो ओनली फॉर सी है, हेपेटाइटिस ए और बी के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। हेपेटाइटिस बी लीवर डिसीज है। प्रिवेंशन ऑफ क्योर ऑफ डिसीज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो कि एक रेयर डिसीज भी है। आपके सिकल सेल के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, अगर नॉर्मल भाषा में समझा जाए। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक रेयर डिसीज है। प्लांट्स बनाए जाते हैं जो अपने, जो दैट वुड प्रोड्यूस देयर ओन इंसेक्टिसाइड, अपने ही इंसेक्टिसाइड वो प्लांट्स खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगर हम जीएम क्रॉप्स की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो इंडिया अर्लीस्ट कंट्रीज के अंदर से एक कंट्री है जिसने जीएम क्रॉप्स का अडॉप्ट किया। एमओईएफसीसी, जिसकी हमने बात भी की, ये रूल्स बनाती है, मैन्युफैक्चर हो, यूज हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके ऊपर रूल्स भी है 1989। अगर इस पूरे इन टर्म्स को शॉर्ट करके लिखना हो तो इनको बोलते हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1989। ये रूल्स जो है 1989 के रूल्स बोले जाते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का अगर आप ट्रांसफर करते हैं, आप प्लेन से, शिप से, बस से इधर से उधर लेकर जाते हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री की, और लाइसेंस लेना पड़ता है ट्रायल्स के लिए, सीड के प्रोडक्शन के लिए। बायोसेफ्टी गाइडलाइंस इन रूल्स के अंदर बताई गई है, जो कि डिफाइन करती हैं अथॉरिटीज को। अगर अथॉरिटीज को जाने तो सबसे पहले है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी आरडीएनए जब आप यूज करते हैं जिसमें एक दो डीएनए को इन्फ्यूज करके कहीं पर डाला जाता है, उसकी एक एडवाइजरी कमेटी है। इसमें आपके पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, रिसर्च अथॉरिटीज के बॉडीज के मेंबर्स होंगे। दूसरा है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, यानी आप जीन्स के साथ छेड़खानी जब करते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं, जीन सिक्वेंसिंग करते हैं, जीन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, तो उसके लिए रिव्यू कमेटी है। स्टेट में अपनी बायोटेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इंस्टीट्यूशंस के अंदर यानी एम्स हो गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, वहां पर आपके इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटीज। और इन द लास्ट वी हैव जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर अगर कोई है तो उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अगर इस कमेटी की बात करें तो सेटअप की गई थी ताकि अप्रूवल दे हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करने का, आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करने का। कहाँ पर? दो से तीन जगह, पहला रिसर्च में, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल देने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म का जब आप यूज करते हैं उसके लिए, और एक्सपेरिमेंटल फील्ड अप करने जा रहे हैं उसके लिए भी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करने वाली जीईएसी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, एग्री साइंटिस्ट भी होते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सुप्रीम नोडल एजेंसी है जेनेटिक क्रॉप्स के ऊपर या फिर जेनेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि गवर्न करती है अंडर द 1989 रूल्स। हमने पहले भी बात की थी एक दो दिन पहले, जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, तो उसी में हम बात कर रहे थे सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। सेकंड जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, वो हमने देखा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट थी वहां से हट करके जो हमारी गंगा बेल्ट है, यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया, बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी, इस रीजन के अंदर। और 2.0 के अंदर बात की जाती है जीएम क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो, माइक्रो इरिगेशन का यूज हो, और बाकी माइन्यूट एरिया। तो व्हाट इज मेंट बाय सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन? तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इवननेस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर लाने के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इवन करने के लिए, लैंड वाटर और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो हो रहे हैं उनको रिड्यूस और मिनिमाइज करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर अपनाया गया। यहाँ पर हैविली फोकस किया गया जीएम क्रॉप्स के ऊपर, ताकि प्रोडक्टिविटी स्मॉल फार्मर्स की बढ़े, वुमेन फार्मर्स की बढ़े। आप देखते हैं कि इंडिया
और इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम, उसके अंदर सबसे बड़ी जो चैलेंज है, वो टेक्नोलॉजी अडोप्शन का हो, चाहे वो स्टबल वार्निंग का हो, चाहे वो टेनेंस का हो, वो सबसे बड़ी है लैंड फ्रेगमेंटेशन। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, और लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स, तो उनके पास एवरेज औसत आप बोल सकते हैं कि 1 एकड़ आपके पास जमीन मिलेगी। तो उससे लैंड फ्रेगमेंटेशन होता है, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन नहीं कर पाते हैं, लेबर कोस्ट ज्यादा होती है, उसके बाद इनपुट आउटपुट रेशो बड़ा कम होता है, जिसकी वजह से मेजर चैलेंजेस आ रहे थे। तो इसी के संदर्भ में ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने इस इनिशिएटिव को काफी सपोर्ट भी किया, फाइनेंशियली भी, बिहेवियरल भी। और हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस आइडिया इन अफ्रीका। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम बात करते हैं तो उसी में आता है एक नेचुरल फार्मिंग। तो अगर क्वेश्चन आए कि नेचुरल फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फर्क है, क्या फर्टिलाइजर का यूज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं या नेचुरल फार्मिंग में करते हैं? सो आंसर होगा कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर आप फर्टिलाइजर का यूज करते ही नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर करते हैं, लेकिन तब भी उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक। यानी प्रवेश, ऑर्गेनिक। बताइए। इसमें ना बस ऐसी एक एग्जैक्टली ऐसे याद कर सकते हैं ना कि नेचुरल फार्मिंग में छेड़छाड़ मतलब छेड़ना ही नहीं है उसको, जैसा है वैसे ही में काम करना है, कुछ नहीं हम्म। करना है उसमें। टिलेज नहीं करना है, केमिकल वीडिंग कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक में सब चीज़ करना है, लेकिन दैट शुड बी सस्टेनेबल, दैट शुड बी नेचर फ्रेंडली, वो भी हम्म। ऑर्गेनिक। ठीक है। Organic may we do not use chemicals and pesticides. We can use हाँ, नेचर fertilizers, फ्रेंडली होना not चाहिए, हाँ। pesticides. तो जैसा भी बताया गया कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर हो, उनका यूज नहीं किया जाता। हमारे यहाँ 3 तरीके के बीज मित्र बीज, इस तरीके से हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है जिनका यूज किया जाता है। डज नॉट फॉलो मोनोक्रॉपिंग, यानी एक ही तरीके की क्रॉप को नहीं किया जाता, या तो मिक्स्ड होगी या पॉलीक्रॉपिंग होगी। ट्रेडिशनल मेथड, इसमें क्रॉप रोटेशन किया जाता है, मिक्स फार्मिंग की जाती है, एनिमल ग्रीन मैन्योर इनका यूज किया जाता है, वाटर हार्वेस्टेशन होता है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल किए जाते हैं पेस्ट। सोइल डिग्रेडेशन इससे बच जाता है, सोइल की हेल्थ इंप्रूव है, वाटर टेबल अप हो जाती है, प्रोडक्टिविटी फार्म में ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो पॉस्चर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो द वे द organic products looks, they do not have a very large market appeal as far as the India is concerned. Though it has a large market orientation in the foreign countries, especially in the Europe, लेकिन in India it is very less. That is why the adoption of organic farming is still not as higher as it would have been. इसके अलावा अगर हम बोलें तो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक लॉस हो जाता है कई बार। दूसरा, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग से जनरल टर्म्स के अंदर, तो इसके अंदर भी 4 से 5 फीचर्स होते हैं जिसमें नेचुरल फार्मिंग में ना तो आप टिलेज कीजिए, यानी जैसा कि पहले बोला गया बाय मिस्टर कौशिक, कि आप छेड़खानी मत कीजिए, टिल ही मत कीजिए, खोदिए ही मत, केमिकल्स मत यूज कीजिए, वीडीसाइड कुछ मत यूज कीजिए। बस आप मुट्ठी भर के या फिर ट्रैक्टर वायर ट्रैक्टर आप जो है सीड्स को बिछवा दीजिए, वो उग जाए। इसको बोला जाता है नेचुरल फार्मिंग। बायोडायनेमिक फार्मिंग के अंदर आप बायो और सोलर दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मिंग कीजिए। और ये आइडिया दिया गया था बाय रुडोल्फ स्टेनर, बायोडायनेमिक फार्मिंग। तीसरा होता है बायो इंटेंस, यानी गार्डनिंग की जाती है, यहाँ पर डीप डग बेड्स बनाए जाते हैं, गार्डन कल्टीवेशन। तो बायो इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर हम एक नाम से इसको टिक कर सकते हैं, गार्डन कल्टीवेशन होता है। लीजा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। टच फार्मर्स, ये वही एग्जांपल है, डिच इरिगेशन जिसमें किया जाता है, यानी इनपुट आप बहुत कम ले रहे हैं और सस्टेनेबल भी हो रहा है। डिच इरिगेशन, डिच कल्टीवेशन लीजा का एग्जांपल है। पर्माकल्चर, पर्माकल्चर एक ऐसी अप्रोच है जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप हटकर जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ते हैं। एक फैक्ट है यहाँ पर, हाई ट्रांजिशन पीरियड। तो ट्रांजिशन पीरियड यानी कितना समय लग रहा है ट्रांजिशन होने में, फ्रॉम प्राइनियर कम्युनिटी टू द क्लाइमिक्स कम्युनिटी, उसको ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है। तो 3 साल, या हम बोल सकते हैं 3 साल लगते हैं कन्वेंशनल फार्म से आपको ऑर्गेनिक फार्म में जाने के लिए, जिसकी वजह से यील्ड भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाता है। सिक्किम हमारे यहाँ पहला स्टेट था जो पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं,
बल्कि वर्ल्ड के अंदर फुली ऑर्गेनिक बना 2016 के अंदर। और हमारे यहाँ 2014 के अंदर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसके अंदर वन कंपोनेंट है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन एग्रीकल्चर, ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है। अगर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट की बात करें तो फ्लैक्स सीड्स, सीसम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइसेस, पल्सेस। राइस के अंदर अगर हम प्रोड्यूसिंग की बात करें तो आई थिंक चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में भी जो इंडिया है दैट इज ऑन द सेकंड। पल्सेस के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं पल्सेस। सोयाबीन की बात करें तो प्रोटीन का रिच सोर्स होता है और बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया इसकी स्टेम्स नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है। फॉर द किडनी पेशेंट इट इज यूजुअली कंज्यूम। टी की अगर बात करें तो टी बोर्ड 1974 स्टैट्यूटरी है और कलकत्ता के अंदर आई थिंक प्रोबेबली इट इज लोकेटेड। कॉफी की अगर बात करते हैं तो दैट इज इन द बैंगलोर। प्रवेश, यहाँ पे राइस में जो आपने बोला ना प्रोड्यूसर कंट्रीज का सीक्वेंस, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देन फॉलोड बाय इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट राइस एक्सपोर्ट्स, देन इंडिया इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान एंड देन यूएस। थैंक यू मैम। परंपरागत कृषि विकास योजना, तो परंपरागत यानी परंपरागत का मतलब यही है कि जो आपकी ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग, जिसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती की जाती थी, आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होता था, आपको पता ही नहीं था। और जो भी नाम से भी, आप नाम से भी कैन डिराइव, हाँ परंपरा। परंपरा। हाँ। तो ट्रेडिशनल वे में जो आप बायो मैन्योर, जो काउ डंग वेस्ट, जिनका ये आप यूज करके फर्टिलाइजर की नीड पूरी करते थे, उसका प्रमोशन की बात इस स्कीम के अंदर की जाती है। 2015 के अंदर ये लॉन्च की गई। अगेन द सेम थिंग, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर अडॉप्ट किए जाते हैं ऑर्गेनिक विलेजेस बाय द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन। यानी जितनी विलेजेस ने पार्टिसिपेशन किया है इस स्कीम के अंदर, उनको गारंटी सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है और उनको प्रमोशन किया जाता है। और हम बोल सकते हैं कि इसका हम यूज कर सकते हैं फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी। या फिर हम अ, बोल सकते हैं कि जो ई नैम मंडी है, ये जो ई नैम है, और हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द एग्री प्रोडक्ट्स इन द विलेज हार्ट्स, उसको प्रमोट किया जा सकता है वाया प्रमोशन ऑफ दिस विलेजेस थ्रू दिस क्लस्टर पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर भी बहुत सारी एजेंसी है। सबसे पहले तो एफएसएसएआई, ये हमारी मिनिस्टर फूड के अंदर एक एजेंसी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड आई प्रोबेबली बिलीव दैट इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, फूड रेगुलेटर है। और जितना भी डाइटरी आइटम है, जितना भी फूड कंजप्शन का आइटम है, उसके ऊपर आपको एफएसएसआई कोड लेना पड़ता है। चाहे आप चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोलें, चाहे आप साबुन बनाने की चाहे आप सॉस बनाने की फैक्ट्री खोलें, हर किसी पे आपको एफएसएसएआई लेना पड़ता है। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जिसकी हमने ऊपर ही बात की, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक कंपोनेंट है, जिसमें पूल ऑफ विलेजर्स को सर्टिफाई किया जाता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड बताए जाते हैं। केमिकल फ्री प्रोडक्शन आप कीजिए और 3 साल के लिए आपको ऑर्गेनिक असिस्टेंस दी जाती है, मेनली फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। इसके बाद हमारा नेशनल प्रोग्राम है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं बाय द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। थर्ड पार्टी का मतलब यही है कि एक तीसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी आपको देगी। ऐसा जब होगा तो जो एक्सपोर्ट आपका, जो इंपोर्ट करेंगी, आपका जो एक्सपोर्ट है जिसको लोग इंपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्रीज में, उनको ऐसा लगेगा कि फ्री एंड फेयर है, मिसमैनेजमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट हुई है, ये इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन दिया गया है। मेनली डन किया जाता है बाय अपेडा। अपेडा भी एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इसके बारे में आप प्लीज इन ब्रीफ लिख दीजिएगा यहाँ पर। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 के अंदर ये भी लॉन्च की गई, जिसमें आपकी जो सोयल हेल्थ है उसके इंडिकेटर्स नापे जाते हैं बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स। और जो भी उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, चाहे वो फोस्फोरस की हो, पोटाश की हो, नाइट्रोजन की हो, उसको स्पेसिफिकली एड ऑन किया जाता है। इससे जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वाटर टेबल इंक्रीज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर की खपत कम हो जाती है, और फार्मर्स के ऊपर जो एक इकोनॉमिक बर्डन रहता है फर्टिलाइजर खरीदने का, जिसमें आप 800 रुपए की एक बोतल ला करके और वो खेत के अंदर डालते हैं, जिसकी जो एमआरपी होती है वो 400 रुपये होती है,
लेकिन फिर भी आपको 800 रुपये मिलता है बिकॉज ऑफ द आड़ती सिस्टम कार्टेलाइजेशन। तो फार्मर्स को कहीं ना कहीं डेप्ट रिटर्न भी होने से बचाती है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के अंदर आई। ये बात करती है कि क्लस्टर बनाए जाएं इंडिया के अंदर, ताकि मार्केटिंग हो, प्रमोशन हो, एग्री हब्स बने, एग्री हार्ट्स बने, और डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप एक्सपोर्ट कीजिए। इसके बाद मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्कीम MOVCD। यहाँ पर बात की जाती है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, जो कि जाना जाता है अपनी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए, और कहीं ना कहीं फ्रूटरी प्रोडक्ट्स के लिए, वहां पर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी जो सेंट्रल का शेयर है वो ज्यादा है यहाँ पर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, जिसमें जो 7 सिस्टर्स हमारी 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन पे मेनली फोकस है कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कीजिए, वैल्यू चेन जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है उनको प्रमोट कीजिए, एंटायर वैल्यू चेन जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेकर एग्री एलोकेशन, एग्री एक्सटेंशन, एग्री मार्केटिंग एंड एग्री एक्सपोर्ट, हर चीज की बात यहाँ पे की जाती है। इसके बाद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, तो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी का कल्चर के लिए। 1958 के अंदर ऑटोनोमस और मल्टी पार्टी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही स्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कॉमर्स, इंडस्ट्री, इंटरस्टेट कॉमर्स, एक्सपोर्ट, तो इसलिए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के अंदर क्या आता है। कुछ डाटा है हमारे यहाँ पर। तो एरिया वाइज की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया है फिलहाल में ऑर्गेनिक फार्मिंग का, दूसरा नंबर पे हिमाचल, तीसरा नंबर पे राजस्थान। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट इन द व्हीट प्रोडक्शन, इन द पल्सेस प्रोडक्शन एंड इन द सनफ्लावर प्रोडक्शन प्रोबेबली। और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच इज लीडिंग द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द एग्रीकल्चर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे लीडर है वो मध्य प्रदेश है आज के टाइम पे, अगर आप बात करते हैं। व्हाट इज पर्मा कल्चर? तो प्रवीण, पर्मा फ्रोस्ट की हमने बात की थी। हाँ यहाँ पे बताइए। जब हम बोलेंगे कि एलिमेंट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, तो कौन से में आएगा, नेचुरल फार्मिंग में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सर्कुलर इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब हाँ बताइए। मैं बोल रही हूँ कि जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये एलिमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएगा कि नेचुरल फार्मिंग में आएगा? सर्कुलर इकोनॉमी में तो मानसिक दोनों आएंगे, नेचुरल भी आएगा, ऑर्गेनिक भी आएगा। नहीं, एक में आएगा, एक की बात करेंगे, जो ऑफिशियल सोर्स है वो एक ही मेंशन कर रहा है। तो ऑर्गेनिक होगा। नहीं, नेचुरल फार्मिंग है। रिसाइकलिंग वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचुरल फार्मिंग में है। और नेचुरल फार्मिंग को हम बोलते हैं केमिकल फ्री फार्मिंग। तो जो टर्म है ये नेचुरल फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम स्टिल फर्टिलाइजर्स और वो सब यूज किया जाता है, बट इट इज मोर नेचुरल। तो केमिकल फ्री जो एब्सोल्यूट टर्म है दैट इज फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो पर्मा कल्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टर्म है जो कि कॉइन किया गया था बाय द बिल मॉलिसन एंड डेविड होल्मग्रेन 1970s के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पर बताया गया था कि एक पेरेनियल टाइप का सिस्टम, यानी सालाना चलता रहे, अपने आप परपेचुएट कर जाए, एनिमल स्पीशीज का यूज हो, इस तरीके का एक आप एक कल्चर लाइए जिसमें जो रिलेशनशिप है नेचर का वो ह्यूमन से एनिमल से बने, और अबेंडेंस आ जाए फूड का, फाइबर का, एनर्जी का, ताकि लोकल नीड पूरी हो सके। पर्मा कल्चर एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर थिंकिंग और डिजाइन इन पे फोकस किया जाता है, और डाइवर्स स्किल्स को, आइडियाज को, वेज को यूज किया जाता है, ताकि आप डिस्कवर करें, डेवलप करें, अपनी नीड्स को तो पूरा करें ही करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को पूरा कर सकें। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्मा कल्चर की अगर हम बात करते हैं इन इंडिया, तो अरण्या पर्मा कल्चर फार्म, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मेच्योर फूड फॉरेस्ट बनाया जाता है, और नेवर इरिगेटेड ड्राई लैंड फूड फॉरेस्ट, यानी फूड एक ऐसा फॉरेस्ट है, यानी फार्मलैंड ही है, वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जिसका अगर आप सिंपल सा, यानी आप वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो होता ही है, एफोरेस्टेशन भी है, और कहीं ना कहीं एनिमल स्पीशीज भी फ्रीली घूम सकती हैं, और हम बोल सकते हैं इरिगेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे ग्राउंड वाटर भी मेंटेन रहता है। अरण्या के अंदर आंध्र प्रदेश, साधना फॉरेस्ट, और ओवेली तमिलनाडु। यहाँ पे 70 एकड़ जो लैंड है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, जो कि एरिड थी, इरोडेड थी,
और उसको ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट बना दिया गया बाय यूजिंग द इंडिजिनस नॉलेज वे हाउ एंड सो ऑन। एफएओ की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऐसा मानना है कि 1.4 एकड़ ऑफ लैंड जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन 1 पर्सन पर ईयर यूजिंग करंट सिस्टम इन इंडिया। यानी लगभग 1.5 एकड़ लैंड चाहिए एक आदमी को अपना भरण पोषण करने के लिए सालाना, ऐसा एफएओ का मानना है। और अगर हम पर्मा कल्चर को यूज करते हैं तो पूरी की पूरी फैमिली 1.5 एकड़ पे लैंड कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पर्मा कल्चर इज एन इम्पोर्टेंट वे टू लीड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो कीजिए, फॉरेस्ट्री भी कीजिए, एनिमल्स की भी मूवमेंट फ्री रहे, इरिगेशन भी आप मत कीजिए ग्राउंड वाटर से, नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग आप कीजिए, तो उसका बोला जाता है पर्मा कल्चर। So now we have some prelims questions. So how is permaculture farming different from the conventional chemical farming? This was a question in 2021. Permaculture farming discourages monocultural practices, but in conventional, the monoculture practices are predominant. So that is completely true. Conventional chemical farming can cause an increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomenon is not observed in permaculture. True. Conventional chemical farming is easily possible in the semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in such region. तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसके भी आप हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। ड्राई लैंड के अंदर भी आपने वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बना दिया पर्माकल्चर करके, तो थ्री नहीं हो सकता है। और प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर बट नॉट नेसेसरली सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो आई थिंक इट इज ट्रू। रीजन बिकॉज आपको मल्चिंग तो करनी पड़ेगी, आप अदरवाइज वो नेचुरल फार्मिंग बन जाएगी। और केमिकल फार्मिंग के अंदर आप मल्चिंग नहीं भी करते हैं तो आप जिप्सम वगैरह ये सब ऐड करके जो सोलिनिटी अल्कैलिनिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन पर्माकल्चर के अंदर जब आपने कुछ डाला ही नहीं है और आपको अगर सोइल को पोरस बनाना है ताकि इनफिल्ट्रेट हो सके रूट्स, तो उसके लिए आपको मल्चिंग यानी खोदना तो पड़ेगा ही मिट्टी। रोल ऑफ अर्थ वॉर्म्स इन द सॉइल। तो अर्थ वॉर्म्स ट्यूब शेप्ड वॉर्म्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे, सॉइल के अंदर मिलते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी डेट्रीवोरस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के पीरियड के अंदर, 24 आवर के अंदर पास करते हैं अपनी बॉडीज एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्मी कास्ट। ये ब्यूरोइंग करते हैं सॉइल के अंदर और फीडिंग करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है ब्यूरो करने से कि इन्फिल्ट्रेशन हो पाता है पानी का भी, चाहे रेन वाटर हो चाहे इरिगेटरी वाटर हो सॉइल के अंदर। दूसरा, सॉइल के अंदर एरिएशन हो सकता है, दैट इज द सॉइल कैन ब्रीथ बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एटमॉस्फेयर। सॉइल पोरस हो जाती है, कंकड़ नहीं बनते हैं, कंपैक्शन नहीं होता है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ह्यूमस कंटेंट को सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। सॉइल कंडीशनर में वर्मी कास्ट एज अ काम करते हैं। वर्मी कास्ट में देखा कि जो ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने कंज्यूम किया था और जब उन्होंने बॉडी से बाहर निकालकर वापस से मिट्टी के अंदर मिलाया तो उसे वर्मी कास्ट बोला जाता है। तो जैसे हम बालों के अंदर कंडीशनर लगाते हैं तो वो इस तरीके से कंडीशनर का काम करता है मिट्टी के लिए। वर्मी कास्ट के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर तो होंगे ही, क्ले, लैंड ऑफ सैंड्स जिससे सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जो बैक्टीरिया है दैट लिव इन द गर्ट्स ऑफ अर्थ फॉर्म्स वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोफिकेशन का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर्स जिसमें जीव मित्र बीज मित्र ये सब की बात होती है, तो कैसे वो बनते हैं। अगर हम बात करते हैं गार्डन्स की, स्मॉल फार्म्स की, तो बायो फर्टिलाइजर्स ट्रेडिशनल वे से बनाए जाते हैं। पंचगव्यम पॉपुलर बायो फर्टिलाइजर है जो कि बनाया जाता है मिक्स करके गाय का दूध, दही, मक्खन, घी, यूरिन, मूलमूत्र और काउ डंग। तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ काउ से ही पंचगव्यम, आप इस नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, पंच यानी पंच, पांच चीजें, और गव्यम गाय। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं बायो फर्टिलाइजर्स का जिसमें काफी स्टेप्स होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। इसी के अल्टरनेटिव में हमारे यहाँ बायो फर्टिलाइजर है जिसको पंचगव्यम। तो हम बोल सकते हैं कि कैटल बेस्ड फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज कंसर्न। सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन बायो फर्टिलाइजर, तो क्या क्या यूज किए जाते हैं। अजोला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फ्लोटिंग फर्न की तरह ये रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हार्बर करता है, लीफ के अंदर कैविटीज क्रिएट करता है, ह्यूज बायोमास देता है वाटर के सरफेस पर। सुटेबल किस लिए है,
बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए। दूसरा है एजोप्रिलियम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसका ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर। और अगर प्लांट्स क्रॉप्स की बात करें तो वीट के अंदर, मिलेट, मेज, शुगरकेन, सोरगम के अंदर आपको मिलता है। एस्ट्रोबैक्टर, ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आए हैं, तो प्लीज मेक श्योर। एस्ट्रोबैक्टर, राइजोबियम, दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चंस। एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, पैथोजेनिक होता है, लगभग आपका मोस्ट क्रॉप्स के अंदर मिलता ही है। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको नोस्टोकर एनाबिना बोला जाता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो राइस के अंदर मिलेगी। राइस के अंदर क्यों मिलेगी? पानी की मात्रा ज्यादा होती है राइस फील्ड के अंदर, तो नेचुरली आपको वहां ज्यादा मिलेगी। माइक्रोजिया, ये फंगस होता है, प्लांट के रूट्स में आपको मिलता है, और जहां पर नए रीजन के अंदर ट्री इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वहां जनरली आपको देखने को मिलता है। फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो रॉक फॉस्फेट के अंदर ये हम बोल सकते हैं कि वहां से निकलता है। और राइस, मिलेट, सोयल सीड, इन वेजिटेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। राइजोबियम, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये भी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करता है, रूट नोड्यूल से मिलता है। लेग्यूम क्रॉप्स, सेस्बेनिया, ग्रीन मैन्योर प्लांट, और रूट और स्टेम दोनों का अपना एसोसिएशन है, जिसमें राइजोबियम भी होता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन करता है। तो हम अगर इन ब्रीफ बोलें तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं प्लांट्स की, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर की तरीके से काम करते हैं। जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट दिया हुआ पूरा। जीएम क्रॉप क्या होती है? जीएम क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है जिसके जो जीन्स होते हैं, यहाँ पर आप ये जो चेन देख रहे हैं जीन्स है, डीएनए सीक्वेंसिंग, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो जीन्स है उनको आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है फ्रॉम दी अनदर स्पीशीज, ताकि डिजायर्ड प्रॉपर्टीज क्रिएट हो सके। पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट, यानी आप मान लीजिए कि ये दो चेन है, इन चेन के अंदर से आपने एक टुकड़ा काटा, और उस टुकड़े को काट करके किसी दूसरी स्पीशीज का एक आप टुकड़ा लाए और उस टुकड़े को आपने यहाँ फिक्स कर दिया। इसका बोला जाता है जीन एडिटिंग, जीन सीक्वेंसिंग, और जेनेटिक क्रॉप्स के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ताकि डिजायर्ड रिजल्ट, आपको जिस तरीके की प्रोडक्ट, क्लाइमेट रेजिलिएंट चाहिए था, रेंज फेड चाहिए था, वो आपने उस तरीके की क्रॉप आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सिर्फ जीएम क्रॉप में कॉटन है जो कि अभी अलाउड है बाय द जीएमईएसी कमेटी। ब्रिंजल और मस्टर्ड की बात चल रही है, और रबड़ की भी, बट दैट इज ऑन द वेट एंड वॉच। फर्स्ट जीएम क्रॉप की अगर बात करें तो बीटी कॉटन, बोलगार्ड वन। पिंक बोलवर्म, ये एक बैक्टीरिया पेस्ट है जो कि इससे बचने के लिए जीएम बीटी कॉटन को यूज किया गया था, जो कि हमने बात की यूएस की और इंडिया की दो प्राइवेट कंपनीज थी, मोन्साटो, इनके द्वारा डेवलप की गई। बोलगा टू टेक्नोलॉजी 2006 के अंदर आई, और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया बना कोटल का, बिकॉज ऑफ द बीटी कॉटन, जिसकी वजह पेस्ट नहीं आता है, और 90% टोटल एक्ने कंट्री के अंदर होता है। ट्रायल्स में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? तो ब्रिंजल है, टोमेटो है, मेज, चिकपी। फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या हमारे यहाँ प्रावधान है, तो हमने ऊपर भी इसकी बात की थी। जीएसी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर टॉप नॉच, इसके अंदर आप एप्लीकेशन दीजिए, आईसीआर इसको स्टडी करता है। जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल कमेटी है उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है दूसरे हैंड पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ऑटोनोमस डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। उसके अंदर भी आपकी अलग अलग कमिटीज है, जिसमें एमईसी, आईबीएससी, पीवी एप्लीकेंट। तो आपका एप्लीकेशन पहले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाता है, और वो एक पूरा वेब के जरिए जीएसी, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एंड देन इट गेट्स फाइनलाइज। So it's a very time taking process and lengthy process. So uh, we have this mechanism on this. जेनेटिक इंजीनियरिंग बात कर चुके हैं। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1989 के अंदर इसका जिक्र है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। Now we have some questions. A genetically engineering form of brinjal known as BT brinjal has been developed. The objective of this is to make it pest resistant, to improve its taste and nutritive qualities, to make it drought resistant, to make its shelf life longer. It should तो be A, pest resistance होना चाहिए। yes, I also believe so. So if do we have the answers here? A, yes. So question number two, other than resistance to pests, what are the prospects for which the genetically engineering plants have been created to enable them to withstand drought, dew,
nutritive value, enable them to grow and do photosynthesis in spaceships and space stations. I think it is false. To increase their shelf life, I'll go with 1, 2, and 4. So C is the answer. I will for this so that we do not have to come again. And now we have the question number 3, which is what are the reasons for the people's resistance for the introduction of Bt brinjal? Created by inserting a gene from a soil fungus into its genome. Seed जो है terminator seeds है, therefore the farmers have to buy the seeds before every season from the seed companies. There is an apprehension that the consumption may have adverse impact. Some concern that the introduction may have adverse effect on the biodiversity. So 3, 4, and वो भी I think होगा। 2, सॉइल 1. बैक्टीरियल पहला वाला सॉइल So बैक्टीरियम है आप क्या लगाते हैं उसे? ऑप्शन नंबर इसमें। मैं 2 और 3 लगाऊंगी इसमें। 2 एंड 3 हाँ मेरे भी। गलत हो गए। 3 एंड 4 आंसर है कि एप्रीहेंशन है कि हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है। Recently, there has been a concern of the short supply of group of elements called rare earth metals. Why? China largest producer जो कि है, some restriction impose कर चुका है export के ऊपर। Other than China, Australia, Canada, and Chile, these elements are not found in any country. गलत है सेकंड वाला। दूसरा। Rare earth metals essential for the manufacture of various kinds of हाँ electronic items, and there is a growing demand. So yes, 1 three. and 3। तो 4 का C आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज कल्टीवेशन ऑफ सी बकथर्न। इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्रोल करता है सोइल इरोजन, प्रिवेंट करता है डिजर्टिफिकेशन। रिस्क बायोडीजल का न्यूट्रिशन वैल्यू है, हाई एल्टीट्यूड के अंदर लगाया जा सकता है। टिम्बर ग्रेट कमर्शियल वैल्यू है। हो वो सकता है टिम्बर भी। 5 सी 1 एंड 3। सोइल इरोजन कर सकता है वो कोल्ड भी एरिया के होगा अंदर। इसमें। रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल भी है मेरे। नहीं है सी मार्केट। बक डी में मार्क करूंगा। नहीं सी है, बता तो रहा हूँ, आंसर सी है ना। ठीक। हाँ, ना बायोडीजल है ना कमर्शियल वैल्यू है। माइक्रो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती है रिहैबिलिटेशन करने के लिए डिग्रेडेड साइट बिकॉज ऑफ माइक्रोबिया enables plants to tolerate the extremes of pH, resist disease infestations, and resist droughts and increase the absorptive area. I think all 6D all. हाँ होना चाहिए वो। Consider the following organisms: Agaricus, Nostoc, Spirogyra. Which of the following are used as biofertilizers? So if we go अगर here, कस Agaricus स्टॉक का होगा 1 Spirogyra 2 का 1 and 2 will be the answer probably. 6 का आंसर, 7 का आंसर है B, only 2. So agaricus is also not the biofertilizer. देख लेंगे और लिस्ट देख लेंगे इसका एक बार। Okay. In this session we are ending here. So thank you so much and keep watching Ansarkari. Tomorrow we'll continue with the same questions. Thank you.